चलिए, छठ तो हो गई खत्म, दिवाली भी खत्म हो गई और फिर अब चलते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए, नागरिक शास्त्र का एक चैप्टर है, अध्याय 3, जाति धर्म और लैंगिक मसले। समझते हैं जाति धर्म। जाति तो जानते ही हो, हर एक धर्म में अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं। हिंदू है तो हिंदू में आपको बन जाएंगे ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसा जाति को पार्ट वाइज किया गया है। ऐसे ही इसी तरह धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म हो गया आपका। लैंगिक मासले, लैंगिक होता है स्त्री पुरुष, है ना, ये सब क्या है, लैंगिक है। अच्छा, समझते हैं, अब चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे और जानेंगे भाई। चलिए, कह रहा है श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम मतलब होता है कार्य, मजदूर, ठीक है। श्रम मतलब होता है काम, काम के आधार पर लैंगिक विभाजन। अब गांव घर में आप लोग देखते होगे भाई, सब जगह देखता है, क्या देखता है कि महिलाएं हैं तो घर पे खाना बनाएगी, घर की काम काज करेगी, पुरुष है जाके खेती बाड़ी करेंगे, बाहर से पैसे कमा के आएंगे, या कुछ ऐसे तरह का भी आपको विभाजन देखने को मिला है। ठीक है, और ये सब विभाजन भूतकाल से होते आ रही है, काफी टाइम से देखने को मिल रहा है, और उसी के आधार पर हम लोग भी वही करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखता है कि काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर सारे काम परिवार की औरतें करती है, श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। बात क्लियर हो गई? हम अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि काम के आधार पर लैंगिक को विभाजन कर दिया गया, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अलग अलग कर दिया गया। महिलाएं घर पे खाना बनाएगी, बर्तन साफ करेगी, कपड़े धुल लेगी, ठीक है, ये सब जो घर का पोछा लगाएगी, झाड़ू लगाएगी, ये सब काम किसको, महिलाओं को द्वारा दे दिया गया। पुरुष है जो बाहर के काम करके आएंगे, उनको अलग अलग विभाजन कर दिया गया। ठीक है, श्रम के लैंगिक विभाजन, यह प्रणाली जिसमें घर के अंदर के सभी काम परिवार की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि वह पैसा कमाने के लिए घर में काम करे। बात समझ में आ गई? जस्ट हम आपको बता दिए, महिलाएं घर के अंदर का काम करेगी, पुरुष क्या करेंगे, पैसा कमाने के लिए काम करेंगे, ताकि उससे क्या होगा, घर में पोषण पालन हो सके, पालन पोषण हो सके, इसलिए किया जाता है। नारीवादी, नारीवादी क्या होता है, एक शब्द है नारीवाद, ठीक है, समान हक देना, समान का हक देना, कह रहा है नारी और नर, महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान अधिकारों की मांग करना नारी सशक्तिकरण की मांग है। ठीक है, कहता है कि जितना लड़कों को छूट दी जाती है, उतना छूट किसको दी जाए, लड़कियों को भी दिया जाए। और लड़का घर से बाहर जाकर कार्य कर सकता है तो कार्य कर लड़की भी कर सकती है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में क्या होता है, आज लोग आज भी ना, कहता है कहावत है, इज्जत के लिए मरना, सुनते हो कि घर की बेटी है तो नहीं जाएगी अकेले, उसके साथ कोई जाएगा, ऐसा माहौल है, वैसा माहौल है, हर तरह की देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें जो होती है, आपको क्या कहलाता है, इसी चीज को छुटकारा पाने के लिए जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं नारीवाद कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नारीवाद आंदोलन क्या है, महिलाओं और राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उसके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाला आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। कह रहा है कि हम भी लड़कों के समान हैं और लड़कों के तरह ताल से ताल मिलाकर चलना जानते हैं और सीख चुके हैं, तो हमें भी समान अधिकार मिलना चाहिए, समान हक मिलना चाहिए। जो काम पुरुष कर सकते हैं वह काम महिलाओं भी कर सकती है, उसकी ही मांग करना, उसी का आंदोलन करना ही कहलाएगा आपका भाई नारीवाद आंदोलन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। लैंगिक असमानता के कारण, आप लोगों को सब पता है, ये सबसे बड़ा कारण ना वहां उस क्षेत्र में होती है जहां की आबादी गरीबी हो की रेखा में हो, या फिर ऐसा हो सकते शिक्षा की कमी होने के कारण, शिक्षा की कमी होने के कारण
आज भी बहुत ऐसे स्थान है जहां पर लड़कियों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। अच्छी शिक्षा देने के बावजूद वहां के लोग अपने बेटियों के लिए, अपनी बहन के लिए शादी के लिए इकट्ठा करने लगते, क्या पैसा, ताकि हम उसे शादी कर सकें। तो ये सब चीजें हो सक जाती है जिसके कारण उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि आज भी देखा जाता है बहुत ऐसे शहर में सॉरी गांव में जगह में देखते हैं कि आज भी 14 साल 15 साल 16 साल की लड़कियों को शादी कर दी जाती है, जो कि कानूनी रूप से बहुत गलत है। और इस पर अगर कानूनी कार्रवाई जाए तो उनको जेल भी हो सकते हैं। चलिए आज समझते हैं बात को भाई। लैंगिक असमानता के कारण साक्षरता दर जहां पुरुष 82% साक्षर है, मतलब जितने भी पुरुष हैं वो लगभग जनसंख्या के आधार पर पूरी जनसंख्या के आधार पर, भारत की जनसंख्या के आधार पर 82% क्या है, साक्षर, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति है, जबकि 65% महिला साक्षर है। शायद आपको पता ही होगा केरल सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है, जबकि सबसे कम आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, पूछ देगा, आप लोग लिख लेना। नौकरियां, उच्च पदों की नौकरियां में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है, क्योंकि कुछ लड़कियां को उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब सबको नहीं किया जाता। जो फॉरवर्ड के लोग होंगे, जिनके पास पैसा हो, है ना, बैकग्राउंड मजबूत हो, वो लोग क्या करते हैं, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पढ़ाते हैं, जबकि गरीब कस्बे के लोग ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, इसके कारण जहां पर उच्च पदों की नौकरियों के लिए कौन है, पुरुष सबसे ज्यादा है, महिलाएं कम है। उसके लिए सरकार ने क्या किया, आरक्षण कर दे दिया, ताकि अब महिला भी पढ़ेगी, महिलाएं भी नौकरी ले सकती है। अब आते हैं मजदूरी। समान मजदूरी अधिनियम लागू होने के बावजूद भी खेल, सिनेमा, कृषि और निर्माण आदि कार्य क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। ये भी बात सही है। आप आज भी गांव में देखते हो पुरुष को 500 रुपए मिलते हैं दिहाड़ी एक, और जबकि महिलाओं को 200 250 300 मिलते हैं। और खेल जगत हो, फिल्मी हो, अभी फिल्म में देखते हैं किसी को 5 करोड़ 7 करोड़ मिलता है, जबकि महिलाओं को 50 लाख 60 लाख 1 करोड़, मतलब इसमें भी तुलना की जाती है, इसमें भी तुलना की जाती है। आगे चलते हैं, लिंग अनुपात। भारत में अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के ही चाहिए होते हैं। हाँ, रीजन बता दी। ये रीजन क्या था, दहेज प्रथा को लेकर चल रहा था। ठीक है, क्योंकि आज ये बहुत ऐसी जगह है जहां पर बेटी को शादी करने के लिए दहेज की मांग होती है कि हमें 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, तो हम आपकी बेटी से शादी करेंगे, या तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं, कस्मे लोग, वो नहीं चाहते कि हमारी बेटी हो। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, लिंगानुपात में कमी हो जाती है, लिंगानुपात में काफी मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक है, अब भी आज भी भारत में बहुत ऐसे राज्य हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अशिक्षक है, वह चाहते हैं कि हमें बेटा ही हो, बेटी ना हो। अगर बेटी होगी तो हम उसकी शादी कहाँ से कर पाएंगे, उसकी परवरिश कहाँ से कर पाएंगे, ये सब चीज भी सोचते रहते हैं। आगे चलते भाई, लिंगानुपात क्या है बता दीजिए। प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या जो होती है वही लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, वही लिंगानुपात कहलाता है। देखो सामाजिक बुराई क्या है, जस्ट बता दी। लिंगानुपात में कमी होने की सामाजिक बुराई सबसे बड़ा क्या है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। छेड़खानी, दहेज, यौन पीड़न आम बात है, मतलब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कुछ दारू पी लिया, कुछ पी लिया, लड़के रास्ते से जा रहे उसको छेड़ना लगा, कुछ बोल देना, ये सब चीजें देखने को मिलता है। दूसरा, दहेज को लेकर यौन उत्पीड़न, है ना, ये सब चीजें आम बात हो गई। प्रतिनिधित्व, भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा में 5 और लोकसभा है। कह रहा है धर्मनिरपेक्ष शासन। आप समझते भाई कि धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है। धर्मनिरपेक्ष मतलब ही होता है किसी भी जाति और धर्म को इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। कह रहा है राज राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। और यही है हमारा देश भारत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर किसी भी जाति और धर्म को लेकर कोई भेदभाव नहीं की जाती है, सब में एक समानता देखी जाती है, और इसी को बोलते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्ष। अगर धर्म निरपेक्ष पर
अगर भेदभाव कोई कराता है तो राजनीतिक कराती है, राजनीतिक ही भेदभाव कराती है। यह न था कोई धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं मिलता है। भारतीय राज ने किसी भी धर्म और राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम, इंग्लैंड में ईसाई धर्म आपको देखने को मिलता है। जैसे नेपाल एक हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र देश है, हिंदू धर्म अपनाते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है ना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन समय व्यक्ति गरिमा, मतलब ये कह रहा है कि भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। आप किसी भी धर्म और जाति के लोग हो, एक समान है। हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं मानते। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। कहता है संविधान कि आप जिस धर्म का हो, जिस धर्म का चाहो प्रचार करो, आगे बढ़ाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हो, एक आजाद व्यक्ति हो, आपको अपने धर्म के बारे में आगे बढ़ाने का हक है। आप कुछ भी कर सकते हो। हिंदू वाले हिंदू को जयकारा मनाते हैं, मुसलमान वाले मुसलमानों का जयकारा कराते हैं, ये सब क्या है आपका, आप कुछ भी कर सकते हो, आप स्वतंत्र। आगे कहता है संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव अवैधानिक घोषित करता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहता है संविधान, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। नारीवादी आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? देखो, नारीवादी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनको चाहिए था बराबरी का हक। बराबरी हक चाहिए, जितना लड़के को अगर तनख्वाह मिलता है उतना मुझे भी मिलना चाहिए। अगर लड़के पढ़ाई करते तो लड़कियों को पढ़ाई करने का उतना ही हक मिलना चाहिए। लड़के अगर घर से बाहर जाते हैं तो लड़की को भी बाहर जाने के लिए छूट दी जाएगी, उसे सुरक्षा दी जाए। तो ये सब आपका क्या है, नारीवाद की मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, आगे है पीड़ित प्रधान समाज क्या है। देखो, पीड़ित प्रधान में होता क्या है, जिस घर का प्रधान मुखिया कौन होता है, पिता होता है, और जो पिताजी जो फैसला लेंगे वही फैसला को मानना होगा, यही कहलाता है। कहता होगा ऐसा समाज जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है, उन्हें औरतों की तुलना में अधिक अधिकार होता है। फैसला लेने का अधिकार किसको होगा, एक पिता का होगा, वही होता है आपका पीड़ित प्रधान समाज। ठीक है, पीड़ित मतलब ही होता है पिता। ठीक है, आगे चलते। महिलाओं का दमन। साक्षरता की दर, महिलाओं में साक्षरता की दर 54% है, जबकि पुरुषों में कितना है, 76% आपका हो गया। ऊंचा वेतन और ऊंची स्थिति के पद इस क्षेत्र में पुरुष महिलाओं से बहुत आगे है, ये भी सही है। समान लिंगानुपात अभी भी प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या 919 है, मतलब कम है। घरेलू और सामाजिक पीड़िता, भेदभाव करना, है ना, ये सब आपका देखने को मिलता है। आगे चलते भाई। विधायिका में महिलाओं को प्रतिनिधित्व के सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है। देखो, कह रहा है कि महिलाओं में, विधायकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व के लिए सुधार की क्या क्या किया जा सकता है। मतलब विधायक पद के लिए महिलाओं के को किस प्रकार का आरक्षण दिया जाए, किस तरह का ऑफर दिया जाए, ताकि महिलाएं भी क्या करें, विधायक के लिए खड़ा हो, इलेक्शन लड़े या कुछ भी कार्य कर सके। तो बताता है बाबू कि विधायिका में महिलाओं को प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कानूनी रूप से पंचायतों के तहत वहकारी होना चाहिए। मतलब कह रहा है तो उनको आरक्षण दीजिए, किसको, महिलाओं को, ताकि वो आगे कार्य कर सके। दूसरा कह रहा है पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। मतलब लगभग 33% सीट क्या किया जाए, उनको आरक्षित कर दिया जाए। कुछ राज्य जहां महिलाओं के लिए 50% सीटें पहले से ही आरक्षित है, वे है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि, जहां पर 50% सीटें अभी भी आरक्षित है, महिलाओं को रिजर्व कर दी जाती है। जिसके कारण यहाँ तो फायदा तो है ही, कहीं कहीं नुकसान भी हो जाते हैं। अब बताते भाई, अभी टीचर के लिए वैकेंसी आई थी, बहुत सारे लड़कियों को नौकरी हुई है। अब लड़कियों को देखा जाए तो लगभग किसी किसी का 70 भी आ गया, 65 है, 75 है, उन लोगों को, लड़कों को नहीं हुआ। 35 पर 40 पर लड़कियों को होगी। अब बात एक चीज आती है यहाँ पर सामने, अब जिसको 75% 70% नंबर है उसको नौकरी नहीं हुआ और 40% वाला को हो गया, तो क्या 75% वाला से अच्छा 40% वाला तो नहीं पढ़ा सकता। तो कहीं ना कहीं
ये नियम गलत भी हो सकता है। और फिर चिकित्सा में चाहो, डॉक्टरी लाइन में, अब लड़कों की मार्क्स ज्यादा हो, अच्छा हो, लड़कियों का कम हो, उसको कर दिया जाए, तो फिर इलाज भी तो अच्छा नहीं होगी। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सब जगह आरक्षण जरूरी नहीं है। आरक्षण जरूरी है, हम तो बोल ही रहे आरक्षण जरूरी है, लेकिन हर जगह आप आरक्षण देते हो, ये सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा नारी असमानता को दूर करने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन है? तो नारी असमानता के द्वारा उठाए गए जो कदम है सरकार द्वारा, ये नियम है। पहले कि दहेज प्रथा को रोका गया कि अगर दहेज लेते हो, अगर आप पकड़े जाते हो या कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो आपको जेल हो सकते हैं, तो दहेज नहीं देना है। दूसरी बात, पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री पुरुषों को बराबर हक। अगर संपत्ति है तो पुरुषों को जितना हक मिलना चाहिए उतना हक इसको महिलाओं को भी मिलना चाहिए। दोनों का हक बराबरी का होना चाहिए। अभी जमीन का सर्वे हो रहा है, जितनी सबकी बेटियां हैं उनका भी सिग्नेचर लिया जाता है, उनका भी भराया जाता है, क्योंकि अब उनको भी हक बराबर का मिलना चाहिए। चलिए, कन्या भ्रूण हत्या को कानून अपराध घोषित करना है। देखिए, कानून भ्रूण हत्या मतलब कहता है कि माँ के कोख में ही बच्चे को मार देना। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड से क्या करता है, बच्चे को पता कर लेता है कि लड़का या लड़की। फिर क्या होता है, लड़की अगर होती है तो भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। तो एक कानूनी रूप से अपराध है। और ये वही लोग करते हैं जो गरीब कस्बे के लोग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते। वो चाहते हैं कि हाँ, हम अगर बेटी अगर जन्म हो जाए तो फिर हम उसको शादी कहाँ से करेंगे, ब्याहेंगे कैसे, मतलब सब बड़ी बातें हैं। तो इसको लेकर क्या करते हैं, वो भ्रूण हत्या करवा देते हैं, जो एक तरह का कानूनी अपराध है। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक प्रदान, मतलब बोल रहा है कि जितना कार्य पुरुष करता है उतना काम अगर महिला करती है, तो जितना पुरुष पैसा पुरुष को मिलता है उतना ही महिलाओं को भी दिया जाएगा। अगला कह रहा है नारी शिक्षा का परिवेश जोड़ देना। अब देखो, नारी शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए सरकार ने बहुत नियम लगा दिए। पहला, प्रोत्साहन राशि, उसके बाद आपका मिल जाता है पोशाक की राशि मिल जाती है। मैट्रिक पर लड़कियों को पास होने पर फर्स्ट डिवीजन पर 10,000 है, बिहार के लिए बताते हैं। और इंटर में आपका 25,000 हो गए, ग्रेजुएशन में 50,000 हो गए। तो इस तरह से शिक्षा को बढ़ाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कई पहलू ऐसे ऐसे चला रखे हैं, जिससे शिक्षा दर में बढ़ोतरी हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिससे पढ़ाई के स्तर बढ़े। और क्योंकि कहा जाता है कि एक पुरुष अगर पढ़ता है तो सिर्फ एक पुरुष पढ़ता है, और एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ती है। तो इसलिए इस तरह के आधार से दिया जाता है। ठीक है, अब आगे जो है वो धीरे धीरे फिर हम चलेंगे और बताएंगे दूसरा वीडियो में। ठीक है।